हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी। आज हम शुरू करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है। जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि उन्हें आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं करना है तो वो फर्म्स को डिसॉल्व कर देते हैं। तो ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहलाता है, मीन्स बिजनेस को ख़त्म कर देना। तो इसमें दो टर्म्स आते हैं, एक तो आता है पार्टनरशिप फर्म, एक होता है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्व होती है और पार्टनरशिप फर्म भी डिसॉल्व होती है। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, आप इन्हें एक समझने की गलती मत करना। देखिए, होता क्या है कि जब मैं पार्टनरशिप डिसॉल्व करता हूँ, लेकिन पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट कर सकती है कि दो या तीन पार्टनर हैं और उसमें से एक पार्टनर कहता है कि भाई वो बिजनेस आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो उससे रिटायर हो जाता है। वहाँ पर पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती, फर्म एग्जिस्ट करती है। तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो चाहे तो फर्म को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब वो सारे पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें बिजनेस आगे नहीं करना है तो फर्म उस वक्त डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि कोई पार्टनर एक्टिव नहीं बचता है जो फर्म को आगे कंटिन्यू करे, बिजनेस को आगे कंटिन्यू करे। तो ये दो इंपॉर्टेंट अलग अलग चीज़ें हैं और इनमें डिफरेंस भी आगे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, ठीक है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप साझेदारी का विघटन। अब ये साझेदारी का विघटन क्या होता है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, अभी आपको बताया कि जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं उसमें से कोई एक पार्टनर जो है वो रिटायरमेंट ले लेता है या आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं करता है, तो उस वक्त जो पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है और एक नई पार्टनरशिप बनती है, जो हमने पढ़ा था पीछे एडमिशन में, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। तो उसमें क्या होता था, नया पार्टनर आता था तो उसमें जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, पार्टनरशिप की में जो है गुडविल आगे जनरेट होती है या फिर उसके बुक्स की वैल्यूएशन होती है, एसेट एंड लायबिलिटीज़ को रिवैल्यू करते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई है और नई पार्टनरशिप बनी है, ठीक है। तो वही चीज़ है ये। तो वहाँ पर हमने सिर्फ एक चीज़ पढ़ी थी, तो वो भी एक पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का पार्ट ही था वो, जिसमें कि पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है लेकिन पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट करती है, बाद में वो नया पार्टनरशिप डीड बनाते हैं और वो फर्म को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पार्टनरशिप डीड जो है, पार्टनरशिप डिसॉल्व कैसे होती है, उसके क्या रीज़न होते हैं। एक तो होता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें कोई चेंज आ जाए। तो वो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एडमिशन में कि जब नया पार्टनर आता है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज होता है। तो वहाँ पर हम पार्टनरशिप फर्म को द्वारा रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, ठीक है। या फिर कई बार ये होता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, उन्होंने ही डिसाइड कर लिया कि भाई वो जो है पार्टनरशिप रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है उसको दोबारा वो चेंज करेंगे, ठीक है। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में दोबारा से उसे चेंज करेंगे। उसका रीज़न हो सकता है कोई पार्टनर है ज़्यादा पैसा लेके आया है, कैपिटल ज़्यादा लेके आया और उसे रेशियो जो है प्रॉफिट में कम मिल रहा है, या फिर हो सकता है कोई पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए उसे लेकिन जो शेयर मिल रहा है वो कम मिल रहा है। तो और भी रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से वो डिसाइड करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो चेंज करते हैं। तो पिछले चैप्टर में हमने इसे ऑलरेडी डिटेल में पढ़ा भी था। फिर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, जब न्यू पार्टनर आता है तो उस वक्त भी पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। वो कैसे होती है भाई, जब नया पार्टनर आएगा तो उसमें तो पहले दो पार्टनर थे, अब एक तीसरा पार्टनर ऐड हो गया, तो जो दो पार्टनर थे अब तो वो रहे नहीं, अब तीन हो गए, तो नई पार्टनरशिप डीड बनेगी। तो वहाँ पर पुरानी डिसॉल्व हो गई, तो वो डिसॉल्व ही पुरानी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो गई और नई पार्टनरशिप बन गई वहाँ पर। तो उस वक्त भी ये पार्टनरशिप डिसॉल्व ही होती है। फिर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मतलब कि कोई पार्टनर है वो कहता है भाई मैं आगे बिजनेस नहीं कर सकता, या फिर उसकी हेल्थ सही नहीं है, या फिर वो आगे बिजनेस नहीं करना चाहता, और भी कोई रीज़न है, तो वो जब रिटायरमेंट ले लेता है तो उसमें से क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है, मान लिया उसमें तीन पार्टनर थे, उसमें से एक पार्टनर चला गया तो नई पार्टनरशिप डीड बनानी पड़ेगी बैलेंस रिमेनिंग पार्टनर्स के लिए। तो वहाँ पर भी ये पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है और नई पार्टनरशिप आती है, लेकिन इनमें कहीं पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही है, ठीक है। हो सकता है कि पार्टनर की डेथ हो जाए, पार्टनर की जब डेथ हो जाती है तो रिमेनिंग पार्टनर क्या करते हैं कि भाई एक नई पार्टनरशिप डीड बनाते हैं और फर्म जो है उसको आगे कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया हो जाता है, कंगाल हो जाता है, तो फिर क्या करेंगे, जो पार्टनर है उसको तो हटा देंगे फर्म से, बाकी जो रिमेनिंग है वो आगे अपना जो बिजनेस है बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेंगे।
अब कंप्लीशन ऑफ वेंचर मतलब कि किसी काम के लिए, किसी विशेष काम के लिए इन्होंने पार्टनरशिप बनाई थी और वो काम पूरा हो गया तो भी पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हो जाती है। तो एक्सपायरी ऑफ पीरियड, और जब जो है किसी विशेष काम के लिए, किसी विशेष अवधि के लिए, टाइम के लिए हमने बनाई थी कि भाई 1 साल के लिए हम एक पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, ठीक है, और वो टाइम पूरा हो जाए तो उसके बाद भी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। तो इसमें जो मेन जो हमारे रीज़न क्या क्या हैं, एक तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है जो वो चेंज हो जाए, या एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, completion of venture if partnership is formed for a debt, और expiry of period of partnership if partnership is for a specific period of time। ठीक है, हिंदी में इधर साइड में लिखा हुआ है। तो ये 7 रीज़न है, 7 रीज़न से हमारी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व होती है, लेकिन इन सब में कहीं पर भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि पार्टनरशिप फर्म अलग चीज़ है और पार्टनरशिप अलग चीज़ है, दोनों के डिसोल्यूशन अलग होते हैं, दोनों के तरीके अलग होते हैं। पार्टनरशिप के डिसॉल्व होने से पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती, लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म ही डिसॉल्व हो जाए तो पार्टनरशिप अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है। ठीक है ना, जो मेन बिजनेस है, हमारा बिजनेस करना है मेन काम तो, लेकिन अगर वही बिजनेस ही नहीं रहा तो पार्टनरशिप फर्म नहीं रही तो पार्टनरशिप का कोई मतलब ही नहीं रहता। ठीक है ना, पार्टनरशिप फर्म जो है, अब यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कैसे होती है वो हम पढ़ेंगे। अभी तक हमने देख लिया कि पार्टनरशिप कैसे डिसॉल्व होती है, अब हम देख रहे हैं पार्टनरशिप फर्म कैसे डिसॉल्व हो रही है। ये फर्म डिसॉल्व हो रही है अब यहाँ पे। तो फर्म डिसॉल्व होने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक तो है कि सारे पार्टनर्स एग्री हो जाएं तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। अब पीछे और इसमें क्या डिफरेंस है, वहाँ जो पीछे था जिसमें कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही थी उसमें कोई एक पार्टनर रिटायर हो रहा था, एक पार्टनर वहाँ से पार्टनरशिप से हट रहा था, उसे निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर सारे पार्टनर जब एग्री हो जाएं, ये नहीं कि एक पार्टनर एग्री हो जाए तो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी। एक पार्टनर एग्री होता है कि वो बिजनेस नहीं करना चाहता, वो खत्म करना चाहता है, तो वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होगी, बल्कि क्या करेंगे, वो हट जाएगा, बाकी रिमेनिंग पार्टनर चाहें तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व करने की बात आएगी तो सारे पार्टनर जितने भी हैं, 2, 4, 6 जितने भी पार्टनर हैं उस फर्म के, वो सारे इस बात पे एग्री होने चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म को वो डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर दूसरा है कि उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट हुआ था, जो पार्टनरशिप डीड थी, उसमें ही ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है, कि वो कब डिसॉल्व होनी है, तो उसके हिसाब से भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है। तो पहला है कि विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, एंड दूसरा इन अकॉर्डेंस विद कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, तो एक तो साझेदारों की सहमति से सारे साझेदार सहमत हों, दूसरा साझेदारों के मध्य अनुबंध के अनुसार। दूसरा है कंपल्सरी रिजोल्यूशन, कि एक ऐसा मतलब कि एक ऐसी स्थिति जहां पर कि पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, चाहे वो चाहें या ना चाहें। यानी कि वो चाहें कि भाई मैं आगे कंटिन्यू करूं तो भी वो कंटिन्यू नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति जिसमें वो चाहकर भी आगे फर्म को कंटिन्यू नहीं कर सकते तो उसे कहते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन, जहां पर कि उन्हें फर्म को डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि पहला, व्हेन ऑल पार्टनर्स और ऑल बट वन पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट रेंडरिंग दैम इनकम्प्लीट टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो चाहे तो सारे पार्टनर, फर्म के सारे पार्टनर या कोई एक पार्टनर दिवालिया हो जाए, दिवालिया मीन्स कंगाल हो जाए, तो उस केस में भी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। या फिर कोई पार्टनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने में सक्षम नहीं है, मीन्स वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर सकता, मीन्स साउंड माइंडेड है, पागलपन कह सकते हैं, पागल है, तो भी वहाँ पर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। देखिए अब यहाँ तो पहली बात तो ये समझ में आ गई, सारे पार्टनर दिवालिया हो गए तो फिर वो आगे नहीं कर सकते बिजनेस। ठीक है, क्योंकि पैसा ही नहीं उनके पास। लेकिन कोई एक पार्टनर हो जाए तो भी वो क्यों डिसॉल्व होगी। अभी तो हमने पीछे पढ़ा ना कि भाई अगर एक पार्टनर अगर बिजनेस कंटिन्यू करना चाहता है उसको हटा के रिमेनिंग पार्टनर कर सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन क्या आती है, जब एक पार्टनर दिवालिया हो गया तो यहाँ पर क्या है, पार्टनरशिप फॉर्म में हमने क्या पढ़ा था शुरू में कि इनकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। तो जो पार्टनर दिवालिया हो गया है, इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसकी भी तो लायबिलिटी तो है ना, तो लायबिलिटी कैसे डिस्चार्ज करेगा, वो नहीं कर सकता। तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करके सारी लायबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करना पड़ेगा। इसलिए कोई एक या सारे पार्टनर दिवालिया हो जाएं तो जो पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो जाती है। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकेम इलीगल, अगर कोई व्यवसाय है वो इलीगल हो, गैरकानूनी हो,
तो भी वहाँ पे डिसॉल्व हो जाएगी। भाई लीगली बिजनेस ही तो कर सकते हैं हम, इलीगल तो कर ही नहीं सकते। अगर कोई इलीगल बिजनेस है, या फिर हो सकता है कि पहले वो लीगल रहा हो बाद में इलीगल हो गया हो, ठीक है, तो कानून जैसे चेंज होते रहते हैं डे टू डे। अब पहले तो वो कानून में अलाउ था काम करना, बाद में वो डिसअलाउ हो गया, तो भी वो वहाँ पर फर्म जो है डिसॉल्व हो सकती है। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि प्लास्टिक बैन करने का चल रहा है। अगर अभी प्लास्टिक के लिए कोई फर्म, प्लास्टिक पॉलीथीन बनाने की कोई फर्म है, बाद में वो फर्म अभी तो बैन नहीं है, बैन है, सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड किया हुआ है। मान लीजिए कि वो कल को लॉ चेंज हो जाए और उसमें कह दें कि भैया इलीगल है ये, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त वो फर्म इलीगल वर्किंग में आ जाएगी, तो वहाँ पर उसे डिसॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। When some events has taken place which make it unlawful for partners to carry on business or the firm of partnership, when a partner who is citizen of a country become a alien enemy because of declaration of war with his country and India। अब ये तीसरी स्थिति आती है कि जब कोई बिजनेस हम कर रहे हैं वो बाद में गैर कानूनी हो जाए, इलीगल हो जाए। जैसे कि कोई हमारी फर्म में कोई एक पार्टनर है जो एनिमी कंट्री का है, दुश्मन कंट्री का है, जैसे कि अभी पाकिस्तान है, ठीक है ना। अगर वो हमारी फर्म में कोई आ जाता है और वहाँ पे वो हमारा शत्रु देश डिक्लेयर हो जाता है, कोई वॉर शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर वो फर्म जो है इलीगल हो जाएगी और उसे डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। फिर आता है तीसरी कंडीशन होती है कि ऑन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी, कोई अचानक कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि जिसकी वजह से हमें फर्म को डिसॉल्व करना पड़े। इफ़ कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर ए फिक्स टर्म बाय द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, मतलब कि किसी एक विशेष टाइम पीरियड के लिए फर्म बनाई गई थी, कोई हमें काम करना था जिसके लिए 1 साल के लिए हमने टाइम पीरियड के लिए फर्म बनाई और वो पूरी हो जाए, उसके पीरियड जो है वो पूरा हो जाए, तो उस वक्त भी उस टाइम के बाद वो हम फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो जब फर्म बनी थी उस वक्त ही ये डिसाइड हो गया था। इफ़ कंस्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर वेंचर्स बाय द कंप्लीशन देयर ऑफ, अब कोई जो फर्म बनाई गई थी वो किसी वेंचर को गठित करने के लिए बनाई थी, वेंचर को कैरी ऑन करने के लिए, और वो पूरा हो जाए। जैसे कई बार क्या होता है कि हमें कोई वेंचर क्रिएट करना है, तो वेंचर क्रिएट करने के लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने में टाइम लगता है। तो क्या करते हैं कि भाई तब तक हम एक फर्म बना लेते हैं, वो जो लोग वेंचर क्रिएट करना चाहते हैं वो पहले एक फर्म बना लेते हैं ताकि वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकें। तो वो फर्म बना लेते हैं, फर्म के बाद वो फिर वो वेंचर की क्रिएट करने की जो भी फॉर्मेलिटीज़ है पूरी कर लेते हैं और वो वेंचर क्रिएट हो जाता है। तो फिर उस वक्त वो जो फर्म बनाई गई थी उसे वो डिसॉल्व कर देते हैं, ठीक है। फिर बाय द डेथ ऑफ पार्टनर, जब किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो भी वो पार्टनरशिप फर्म जो है डिसॉल्व हो जाती है। बाय द एडजुडिकेटिंग ए पार्टनर एज एन इंसॉल्वेंट, जब पार्टनर जो है दिवालिया घोषित हो जाए, मीन्स इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उसको हमने पीछे भी डिटेल में पढ़ ही लिया है। फिर चौथा है डिसोल्यूशन बाय द नोटिस, जब हम एक नोटिस देकर भी इसे डिसॉल्व कर सकते हैं। In case of partnership at will, the firm may be dissolved if any one of the partner gives the notice in writing to the other partners, signing its signifying his intention of seeking dissolution of the firm। मतलब कि इसमें कोई विल हो, मतलब कोई पार्टनर चाहता है कि वो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व करे, तो वो क्या करेगा कि वो एक रिटर्न में एक इन्फॉर्मेशन देगा कि वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना चाहता है। तो इस सिचुएशन में भी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरा है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, अगर कोर्ट चाहे तो वो डिसोल्यूशन कर सकती है। तो अब उसमें क्या क्या कंडीशंस आती हैं कि व्हेन द पार्टनर बिकम इनसेन, जो पार्टनर है वो पागल हो गया हो, ठीक है, मानसिक संतुलन उसका ख़राब हो, वो कोई काम नहीं कर सकता हो, कोई साइन नहीं कर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकता, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता, तो फिर इस तरीके के जो मानसिक संतुलन जिसका ठीक ना हो, तो उस स्थिति में भी हमें पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। व्हेन ए पार्टनर बिकम परमानेंटली इनकैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज एज ए पार्टनर,
अब कोई पार्टनर है जो परमानेंटली इनकैपेबल है, मतलब उस इस योग्य नहीं है कि वो पार्टनरशिप फर्म में कोई अपना काम कर सके, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सके या किसी प्रकार की अपनी लायबिलिटीज़ को डिस्चार्ज कर सके, तो फिर इस स्थिति में भी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। व्हेन ए पार्टनर इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट विच इज लाइकली टू एडवर्सली अफेक्ट द बिजनेस ऑफ द फर्म। अब कोई पार्टनर है जो बिजनेस को मैनेज करने में गिल्टी पाते हैं, मीन्स दोषी है, मीन्स बिजनेस जो मैनेजमेंट है वो सही नहीं कर रहा है जिससे कि फर्म को नुकसान हो, तो उसकी जो इंटरेस्ट है उस पर गलत इफेक्ट पड़ता हो, जिससे फर्म को लॉस हो रहा हो, तो उस स्थिति में भी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। व्हेन ए पार्टनर परसिस्टेंटली कमिटेड ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब कोई पार्टनर है जो कि पार्टनरशिप डीड जो थी, हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो शुरू में बना था, उसमें जो उसके क्लॉज हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसको बार बार वो तोड़ देता है, बार बार उसे उसका उल्लंघन करता है, ठीक है, तो उस स्थिति में भी हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। व्हेन ए पार्टनर हैज़ ट्रांसफर्ड द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू ए थर्ड पार्टी। अगर कोई पार्टनर है वो कि अपनी जितना भी इंटरेस्ट है, जितना भी अपना राइट है इस फर्म में, वो किसी थर्ड पर्सन को दे देता है, ठीक है ना, कोई विल साइन कर दे या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी बना ले और वो किसी और को दे दे, तो उस कंडीशन में भी वो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो कोर्ट में जा सकते हैं और पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के लिए कह सकते हैं। व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरीड ऑन एक्सेप्ट एट ए लॉस। जब कोई फर्म है, फर्म में लगातार नुकसान हो रहा हो, ठीक है, तो नुकसान में तो फर्म चलेगी नहीं, और तो ऐसी स्थिति में भी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। व्हेन ऑन एनी ग्राउंड द कोर्ट रिगार्ड्स डिसॉल्यूशन इज टू बी जस्ट एंड इक्विटेबल। और फिर कोर्ट है कि कोर्ट किसी भी ग्राउंड पे, कोई भी इसके अलावा ग्राउंड हो सकता है जिस पे कोर्ट को लगे कि भाई ये फर्म जो है डिसॉल्व करनी चाहिए, तो वो फर्म को डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे सकता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप में डिसोल्यूशन में दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, और कब कब वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो सकती है और कब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है। पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होना पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होना नहीं है, ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें। पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती है, लेकिन जो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाए तो पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा। तो आप एक बार इसमें एक बार और पढ़िए इसे। यहाँ पर नोट्स के हिंदी इंग्लिश दोनों में दिए हुए, दोनों के लिए ही अवेलेबल हैं। आप इनको नोट करते जाएंगे तो आपके नोट्स जो हैं एग्जाम के लिए अपने आप रेडी होते चले जाएंगे साथ साथ। अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए आपको करना होगा, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। ओके, टिल देन गुड बाय।